पिछली कड़ी में हमने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रानी अजिया की चर्चा की थी। अजिया की ही तरह सम्राट पृथ्वीराज की कुछ अन्य रानियों के साथ प्रेम कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि विभिन्न राज्यों की राजकुमारियां सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से सुनकर सम्राट से प्रेम करने लगती थीं तथा वे पृथ्वीराज से विवाह करने के लिए परिस्थितियों से संघर्ष करती थीं। वस्तुतः पृथ्वीराज चौहान के नाम से संलग्न ये प्रेम कथाएं इस बात की द्योतक हैं कि राजा पृथ्वीराज द्वारा अपने शत्रुओं पर प्राप्त की गई विजयों के कारण वह इतना प्रसिद्ध हो गया था कि लोक साहित्य में पृथ्वीराज चौहान को भी ढोला मारू तथा मूमल महिंद्रा की तरह लोक कथाओं का नायक बना दिया गया था। इसी तरह की कथाओं में एक कथा पृथ्वीराज की रानी इच्छिनी परमार की भी मिलती है। पृथ्वीराज रासों में आई इस कथा के अनुसार आबू के परमार शासक सलख की 2 पुत्रियां थीं, जिनमें से बड़ी पुत्री मंदोदरी का विवाह अनल पाटन के चालुक्य शासक भीमदेव के साथ हुआ था, जिसे इतिहास में भोला भीम भी कहते हैं। चालुक्य राजा भीमदेव परमार राजा सलख की छोटी पुत्री इच्छिनी से भी विवाह करना चाहता था, क्योंकि राजकुमारी इच्छिनी अपनी बड़ी बहन मंदोदरी से भी अधिक सुंदर थी। किंतु राजा सलख अपनी छोटी पुत्री इच्छिनी का विवाह अजय मेरु के राजा पृथ्वीराज चौहान से करना चाहता था। चौहानों एवं चालुक्यों की परस्पर शत्रुता के चलते चालुक्य राजा भोला भीम यह नहीं चाहता था कि परमारों की राजकुमारी का विवाह चौहान शासकों से हो। इसलिए राजा भीमदेव चालुक्य ने आबू के राजा सलख पर आक्रमण कर दिया। इस पर राजा सलख ने अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को अपनी रक्षा के लिए आमंत्रित किया। राजा पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेकर आबू पहुंचा तथा उसने चालुक्य राजा भीमदेव का आक्रमण विफल कर दिया। इसके बाद परमार राजा सलख ने अपनी छोटी पुत्री इच्छिनी का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ कर दिया। पृथ्वीराज रासों में आई इस कथा के अनुसार इसके बाद चालुक्य शासक भोला भीम ने अजमेर पर आक्रमण करके अजमेर के राजा सोमेश्वर को मार डाला। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने भोला भीम पर आक्रमण करके उसे मार डाला। हालांकि अब यह स्थापित हो चुका है कि न तो चालुक्य शासक भोला भीम ने सोमेश्वर को मारा था और न सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान ने भोला भीम को मारा था। अतः ऐतिहासिक तथ्यों की तुलना में राजकुमारी इच्छिनी की कथा के विभिन्न प्रसंग सही नहीं ठहरते। आबू के परमार शासकों में सलख नाम का कोई राजा नहीं हुआ है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार उस समय आबू में धारावर्ष परमार का शासन था, न कि सांखला परमार का। डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित अनेक इतिहासकारों ने इच्छिनी के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया है, जबकि डॉक्टर रामवृक्ष सिंह ने इस कथा को ऐतिहासिक माना है। किंतु उन्होंने अन्य संदर्भों से मिले तथ्यों की बजाय पृथ्वीराज रासों पर अधिक विश्वास किया है। पृथ्वीराज चौहान के एक सेनापति का नाम सलख परमार था, जो कि परमारों की भीनमाल शाखा से संबंधित था। पर्याप्त संभव है कि पृथ्वीराज की रानी इच्छिनी इसी सलख परमार की पुत्री रही हो। डॉक्टर रामवृक्ष सिंह के अनुसार अनिलवाड़ा के राजा कुमारपाल चालुक्य ने आबू के राजा विक्रम सिंह पंवार को ईस्वी 1145 में आबू से हटा दिया तथा उसके स्थान पर यशोधवल को आबू का राजा नियुक्त किया। इस संबंध में सिरोही जिले के अजारी गांव में एक शिलालेख भी मिला है। डॉक्टर रामवृक्ष सिंह के अनुसार विक्रम सिंह पंवार के पुत्र सलख ने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए अपनी पुत्री इच्छिनी का विवाह पृथ्वीराज चौहान से किया था,
ताकि पृथ्वीराज चौहान से सैनिक सहायता प्राप्त करके अपने खोए हुए राज्य आबू पर फिर से अधिकार कर सके। वस्तुतः डॉक्टर रामवृक्ष सिंह का यह मत इसलिए सही नहीं माना जा सकता कि सलख आबू के परमारों में से नहीं होकर भीनमाल के परमारों में से था। रासमाला नामक ग्रंथ में पृथ्वीराज की रानी इच्छिनी को परमार सलख की पौत्री माना गया है। अतः विभिन्न संदर्भों से मिले तथ्यों के आधार पर यह तो माना जा सकता है कि राजा पृथ्वीराज चौहान की एक रानी का नाम इच्छिनी पंवारी रहा होगा, किंतु इसके साथ जुड़ी हुई कथाएं सही नहीं हैं। अगली कथा में देखिए पृथ्वीराज चौहान की रानी चंद्रावती पुंडीर की इतिहास कथा।